आज का टॉपिक है ईएसआर को इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। इसका डिफिनीशन है कि जब हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेटेड ब्लड को एक ईएसआर पिपेट में फिल करते हैं और उसको अपराइट पोजीशन में छोड़ते हैं तो आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट है वो क्या करता है, फॉल करता है। इसी रेट को हम क्या बोलते हैं, ईएसआर बोलते हैं। हमने डिफिनेशन लिखा है, when whole blood is allowed to settle, the sedimentation of erythrocyte will occur. The rate at which red cells fall is known as ESR. ठीक है, क्लियर है बात। अब हम बोलते क्या, ये टेस्ट जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी पार्टिकुलर डिजीज को डायग्नोसिस नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका वैल्यू नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, हेल्प करता है बहुत सारे डिजीज को डायग्नोसिस करने में, सच एज इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस, टिश्यू डैमेजेस और आपको इन्फेक्शन, ये सब केसेस में ईएसआर रेज्ड होता है और उससे कोरिलेट किया जाता है। हम लोग ईएसआर एस्टिमेशन करते हैं 3 मेथड से। देयर आर 3 मेथड्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ईएसआर। नंबर 1 वेस्टर्न ग्राइंड मेथड, दूसरा विंट्रोज मेथड और तीसरा है माइक्रो सेडिमेंटेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन उन तीनों में वेस्टर्न ग्राइंड मेथड सबसे अच्छा मेथड है, मोस्ट रिलायबल है और ऑलमोस्ट ज्यादातर लेबोरेटरीज इसी मेथड को फॉलो करते हैं। अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्वायरमेंट्स मेरा क्या है तो ज्यादा नहीं है, इसमें हम ईएसआर पिपेट यूज करते हैं जिसको वेस्टर्न ग्राइंड पिपेट भी बोलते हैं, जो कि क्या होता है, बोथ साइड होलो होता है। टोटल लेंथ इसका 300 mm लेंथ होता है और इसका मार्किंग जो है 0 to 200 mm है। हम क्या करते हैं, अप टू द मार्क 0 इस पिपेट में ब्लड फिल करते हैं, एंटीकोगुलेटेड ब्लड, जिसमें एंटीकोगुलेंट हम कौन सा यूज करते हैं, 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट फिल करते हैं 0 मार्क तक एंड देन वर्टिकली प्लेस कर देते हैं हम ईएसआर स्टैंड में। इस ईएसआर स्टैंड में हम इसी तरह से जस्ट लाइक इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको फिल करके अपराइट पोजीशन में छोड़ देते हैं। और कितना देर तक छोड़ते हैं, स्टैंड करते हैं हम 1 आवर तक, 1 घंटा तक हम इसको छोड़ देते हैं। तो इस 1 घंटे में क्या होता है, 4 फेज होता है। सेटलमेंट का जो फेज होता है ईएसआर का 4 फेज होता है। इस 4 फेज में हम लोग 15-15 मिनट का इंटरवल्स रखते हैं। पहले 15 मिनट में रॉले फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, रॉले फॉर्मेशन में क्या होता है कि आरबीसी जो है वो जस्ट लाइक एक दूसरे के ऊपर स्टिकिंग होता है। हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे हम कॉइन चराते हैं एक दूसरे आरबीसी, इसी तरह से क्या होता है, एक दूसरे पे ऊपर चिपकता है, एडर करता है। तो इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मेरा रॉले फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट यानी 0 to 15 मिनट्स में मेरा ये होता है एंड रिमेनिंग 3 फेज है, उस 3 फेज को हम फर्दर बताएंगे। अब हम बात करते हैं इस मेथड में, वेस्टर्न ग्राइंड मेथड में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमको प्रिंसिपल कह रहा है कि जब हम साइट्रेटेड ट्राइसोडियम साइट्रेटेड ब्लड क्या करते हैं, हम प्लेस करते हैं ईएसआर पिपेट में और वर्टिकल पोजीशन में छोड़ते हैं, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में छोड़ते हैं। और यहाँ पे क्या है, आपको ये ईएसआर पिपेट है, इस ईएसआर पिपेट में हम क्या करते हैं, ये टोटल लेंथ जो ईएसआर पिपेट का है यहाँ से यहाँ तक 300 mm है। इस 300 mm में मेरा क्या है, 100 mm जो ऊपर है वो ब्लैंक है, उसमें देयर इज नो मार्किंग, कोई मार्किंग नहीं है। अब बाकी जो है 0 to 200 mm मार्किंग है। 0 ऊपर है, इट मीन्स कि हमको ब्लड जो फिल करना है या माउथ पिपेटिंग से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड जो फिल करना है कितना तक, 0 मार्क तक करना है और इसको प्लेस कर देना है वर्टिकल पोजीशन में इसी तरह से ईएसआर स्टैंड पे। एंड देन हमको स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है 1 आवर के लिए, जस्ट लाइक दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो प्रिंसिपल हमने कहा दिया कि इरिथ्रोसाइट क्या करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि कोई भी हेवियर पार्टिकल्स है तो उसका टेंडेंसी है कि वो क्या करेगा, फॉल करेगा।
तो हम क्या करते हैं इसको, और एक गिवन टाइम में, जैसे हमने बोला कि 1 घंटा हम इसको स्टैंड करते हैं। अब इसमें हम सैंपल लेते हैं। सैंपल क्या है मेरा, 1.6 ml वेनस ब्लड लेते हैं और 0.4 ml 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट। इसको क्या करते हैं, अच्छा से मिक्स कर देते हैं। तो मेरा ब्लड का और एंटीकोगुलेंट का प्रोपोर्शन क्या होगा, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड एंड एंटीकोगुलेंट। अगर कोई पूछे कि आपको ब्लड का और एंटीकोगुलेंट का अनुपात क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये 1:4 है। जैसे कि ब्लड हमने क्या लिया, 1.6 ml लिया, 1.6 ml एंड एंटीकोगुलेंट हमने कितना लिया, 0.4 ml। तो ये रेशियो मेरा हमेशा याद रखना है, ये रेशियो, क्योंकि अगर हम रेशियो प्रॉपर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, एंटीकोगुलेंट और ब्लड का प्रोपोर्शन पूरा सही से नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। मेरा अगर रिक्वायरमेंट हमने क्या किया, अगर इसको हम क्या करेंगे, ब्लड के हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, हम सपोज 2 ml लेते हैं, तो रेशियो मेरा शुड बी मेंटेन, रेशियो शुड बी 1:4 या 4:1। अगर ब्लड के कंपैरिजन में हम एंटीकोगुलेंट बोले तो 4:1, और एंटीकोगुलेंट के कंपैरिजन में हम ब्लड को बोले तो दैट इज 1:4। तो अगर हमने क्या लिया, 2 ml लिया, तो हम क्या करेंगे, 5 ml लेंगे, रेशियो विल बी कांस्टेंट। रिक्वायरमेंट ESR के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ESR पिपेट चाहिए हमको, दिस इज ESR पिपेट एंड ESR स्टैंड भी चाहिए, ये ESR स्टैंड हुआ। और तीसरा चीज चाहिए हमको स्टॉप वॉच, जो हमने बोला था अभी स्टेप वॉच, ये स्टॉप वॉच है। हम इसको क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड इसमें फिल करते हैं और इसको प्लेस करते हैं ESR स्टैंड में इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में, तो क्या करते हैं, इसको हम अलाउ करते हैं स्टैंड करने के लिए 1 घंटा, और हम यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। इस तरह से स्टॉप वॉच मेरा टाइमर ऑन रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोसीड्योर कैसे करते हैं, तो प्रोसीड्योर में हमने जैसे ही बोला था, क्या करते हैं, सबसे पहले डाइल्यूटेड ब्लड, मतलब कि जो ट्राइसोडियम साइट्रेटेड ब्लड जो हमने सैंपल में लिया था, उसको क्या करते हैं, इस ESR पिपेट में फिल करते हैं। कहां तक, तो 0 मार्क तक, 0 मार्क तक हमने फिल किया। और उसके बाद क्या करेंगे, वैसे ही इमीडिएटली हम क्या करेंगे, इसको प्लेस करेंगे वर्टिकल पोजीशन में ESR स्टैंड पे एंड देन स्टार्ट करेंगे स्टॉप वॉच, और नोट करेंगे रिजल्ट को हम। अगर मेरा रिजल्ट एवरेज वैल्यू निकालना है फर्स्ट आवर एंड सेकंड आवर का, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे इस कैलकुलेशन पे, R1 + R2/2 का होल 2, ये करेंगे। और हमने एक एग्जांपल भी दिया है, ठीक है, ये एग्जांपल रहा कि अगर मेरा फर्स्ट आवर रीडिंग 50 mm/h है और सेकंड आवर का रीडिंग है मेरा 110 mm/h, तो हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे इस फॉर्मूला पे, तो मेरा एवरेज जो मीन वैल्यूज है वो हमको मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, ESR का नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज ऑब्वियसली मेल में क्या होता है, ये फीमेल के कंपैरिजन में कम होता है। तो मेल में क्या होता है, 5 से 15 mm/h, ठीक है, ESR का नॉर्मल रेंज है। फीमेल में समहाउ थोड़ा ज्यादा है, 5 से 20 mm/h। इन चिल्ड्रेन 5 से 10 mm/h एंड इन इन्फेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको RBCs बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है, ये RBCs रोलर फॉर्मेशन कम होता है, तो दैट्स वाई क्या होता है, आपका ESR कम फॉल करता है। और प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, 3rd ट्राइमेस्टर में फीमेल्स जब हेमोडायलेशन का कंडीशन होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे रोलर फॉर्मेशन भी होता है और रैपिड फॉल होता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल रेंज इसका बड़ा हुआ है, रेज्ड है। अब हम बोलते हैं कुछ कंडीशंस है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें क्या होता है, ESR काफी बड़ा हुआ होता है, वेरी मच रेज्ड। ऐसे कंडीशन क्या है, तो ऐसे कंडीशंस हैं, नंबर 1 हमने बोला पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में ESR बहुत ज्यादा रेज्ड होता है, 100 mm/h से भी ज्यादा रेज्ड होता है। और दूसरा कंडीशन है मल्टीपल माइलोमा, ये भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो ESR मेरा रेज्ड होता है, सबसे ज्यादा फॉल करता है, वो मल्टीपल माइलोमा के केसेस में करता है। आर्थराइटिस, रिमेटिज्म, ये सब कंडीशंस है। और एनीमिया, तो ऑब्वियसली बात है, RBCs कम होगा,
आरबीसी कम होगा तो मेरा आरबीसी जो मेरा रॉलर फॉर्मेशन है वो रैपिडली होगा, आरबीसी फॉल जल्दी करेगा, जब ऑब्वियसली कम होगा तो एनी टाइप ऑफ एनीमिया में मेरा ईएसआर फॉल करेगा, बट नॉट टू मच। सीवियर एनीमिया हम किसको बोलेंगे, जब हेमोग्लोबिन लेस देन 6 ग्राम पर डीएल हो, इस कंडीशन में हम लोग सीवियर एनीमिया बोलते हैं। तो वैसे कंडीशन में मेरा ईएसआर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, 90-100 से ऊपर होगा। और एक एनीमिया है एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल एनीमिया क्या है, वो सिकल सेल एनीमिया में ईएसआर मेरा बहुत ज्यादा फॉल नहीं करता है। सिकल सेल एनीमिया इस कंडीशन में क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे रोलर फॉर्मेशन नहीं होता है, इसी वजह से क्या होता है, ये रोलर फॉर्मेशन कम होने की वजह से मेरा ये एनीमिया सिकल सेल एनीमिया में ईएसआर नोट फॉल करता, बहुत ज्यादा फॉल नहीं करता, क्योंकि ईएसआर सिकल सेल में क्या होता है, आरबीसी बिकम सिकल, ये सिकल टाइप का हो जाता है, तो ये जो रोलर फॉर्मेशन है ये नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें ईएसआर फॉल नहीं करता, बाकी सारे एनीमिया में ईएसआर फॉल करता है। एक है डिजीज सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, इस कंडीशन में भी ईएसआर फॉल करता है, रैपिडली फॉल करता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इस कंडीशन में भी फॉल करता है। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है जिसमें ईएसआर फॉल करता है, जैसे अभी हमने बोला था एक प्रेगनेंसी, इस कंडीशन में 3rd ट्राइमेस्टर में ये आपका फॉल करता है। और ड्यूरिंग लैक्टेशन ये सब पीरियड में भी मेरा या मेंस्ट्रुअल पीरियड, इस कंडीशंस में ईएसआर फॉल करता है। दीज आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें क्या है, मेरा ईएसआर फॉल नहीं करता। एक कंडीशन है पॉलीसाइथेमिया यानी इरिथ्रोसाइटोसिस, इसमें आरबीसी बहुत ज्यादा होता है। जब आरबीसी का काउंट ज्यादा होगा तो हम जैसे बोले कि आरबीसी ज्यादा होगा तो वो स्टिकिंग कम करेगा, रोलर फॉर्मेशन ही कम करेगा, तो इसलिए सेटलमेंट भी कम होगा। और एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है इन्फेंट्स में भी आपको क्या होता है, ईएसआर कम फॉल करता है। अब ईएसआर में कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है टेस्ट को। वो क्या क्या फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। एक तो फैक्टर्स है सबसे पहला टाइम का, कि अगर हम क्या करें, टाइम फैक्टर है। दूसरा है आपका टेम्परेचर, अगर हमने कलेक्शन लिया, कलेक्शन लेके अगर हम डिले करेंगे तो मेरा ईएसआर क्या करेगा, फॉल करेगा। दूसरा टेम्परेचर, अगर हम हाई टेम्परेचर पे इस टेस्ट को करें तो भी मेरा ईएसआर ज्यादा फॉल करेगा। ये सब कंडीशंस है जिसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ईएसआर, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स है। ईएसआर पिपेट है, इसमें मार्किंग मेरा क्या है, टोटल लेंथ जो पिपेट का है ये 300 mm है, यहां से यहां तक जो लेंथ है ये 300 mm है। इसमें मार्किंग है 0 to 200, 0 ऊपर है, 0 to 200 ये मार्किंग है। और इसमें इंटरवल्स पे है, 20-20 का इंटरवल्स है, 0, 20, 40 ऐसे करके इंटरवल्स है। तो हमने अभी बोला था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ईएसआर, इसमें टाइम, टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ द पिपेट। लेंथ ऑफ द पिपेट मेरा क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरा फॉल करेगा ईएसआर। और दूसरा हमने बोला टेम्परेचर रेज्ड होगा तो आपका ईएसआर फॉल करेगा। और टाइम डिले हम टेस्ट का करेंगे, अगर 4 घंटा 5 घंटा के बाद हम टेस्ट करें तो भी मेरा क्या होगा, ईएसआर फॉल करने लगेगा। इसीलिए हमको क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल हमको टेस्ट कर लेना है।